Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is polarography, which is taken from Physical Chemistry MSc second semester Chemistry. आज हम डिस्कस करेंगे पोलैरोग्राफी थ्योरी, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस कि हमको पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट, जिसमें आइकोविक इक्वेशन पढ़ेंगे, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जिसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ग्राफ पढ़ेंगे, पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, उसका पोलैरोग्राफी का डिसएडवांटेज, एडवांटेज, एप्लीकेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैरोग्राफी थ्योरी। पोलैरोग्राफी थ्योरी जो है वो एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पूरा ऑल अबाउट पोलैरोग्राफी, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है पोलैरोग्राफी का, इसको सबसे फर्स्ट दिया था जे हेरोव्स्काई ने। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1958 में, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था ना पोलैरोग्राफी का, इसी के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1958 में। 1922 में इसने एक टेक्निक डिस्कवर की थी जिसको पोलैरोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि पोलैरोग्राफी क्या है, एक टाइप की टेक्निक है, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ों के लिए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होगा जिसके लिए इसको यूज़ करते हैं, टेक्निक है ये जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस करते हैं किसी भी मिक्सचर का, ठीक है। तो कोई भी मिक्सचर है उसका मेरे को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली एनालिसिस करना है, तो उसमें जो टेक्निक को यूज़ करेंगे उसी को बोलते हैं पोलैरोग्राफी, ठीक है। तो पोलैरोग्राफी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनता है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसको यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए सॉल्यूशन को, ठीक है। और सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे, उसमें मेजर करते हैं करंट को और उसमें मेजर करते हैं उसके दो इलेक्ट्रोड के करंट को और वोल्टेज को, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपको समझना क्या है यहाँ पे, पोलैरोग्राफी एक इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक है जिसको सॉल्यूशन के एनालिसिस सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के एनालिसिस को क्या चीज़ से क्या के लिए मतलब कैसे यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, तो उसमें क्या करते हैं करंट को फ्लो कराते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में और वहाँ पे अप्लाई करते हैं वोल्टेज को, ठीक है। तो जैसे ही ये दोनों को अप्लाई करते हैं ना, तो एक रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसके कंसंट्रेशन है, नेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर से एक बार बता रही हूँ, तो पोलैरोग्राफी क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होती है जिसको सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। और एनालिसिस कैसे करते हैं उसका, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी एक सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रोड लेंगे, इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो कराते हैं, वोल्टेज को उसमें इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही करंट उसमें फ्लो होगा, वोल्टेज उसमें इंक्रीज़ होगा, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ना। उस रिजल्ट से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के एनालिसिस को करते हैं। उसमें एनालिसिस में हमको मिलता क्या है, तो हमको सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पता चलता है और सॉल्यूट के नेचर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पोलैरोग्राफी जो है वो किसके किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, करंट के बीच में और एक वोल्टेज के बीच में, ठीक है। जब भी क्या होगा कि करंट को फ्लो कराएंगे, वोल्टेज को इंक्रीज़ कराते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे रिजल्ट मिलता होगा। उसी रिजल्ट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और नेचर के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। पोलैरोग्राफी में अब ये तो ऑब्वियस है कि दो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और दो इलेक्ट्रोड है, तो एक क्या होगा, एनोड और एक क्या होगी, कैथोड, ठीक है। इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा कि दो इलेक्ट्रोड अगर सॉल्यूशन में है, इट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है मतलब दो इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, एनोड एंड कैथोड। तब यहाँ पे क्या होता है ना, कैथोड जो होता है वो पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड जो होता है वो नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है। कैथोड को हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, एनोड को रिफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, ठीक है, जिसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक ये डेफिनेशन था कि पोलैरोग्राफी जो है वो क्या होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पोलैरोग्राफी, ठीक है। पोलैरोग्राफी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो आपको ना ओवरऑल ये लेक्चर में ना बस दो चीज़ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ क्या होगा, करंट, और एक चीज़ क्या होता है, वोल्टेज, मतलब कि पोटेंशियल। वही अगर ध्यान है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, ये पोलैरोग्राफी से जितने भी रिलेटेड टर्म्स है ना, वो आपसे सारे ईजिली समझ में भी आ जाएंगे और बन जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि पोलैरोग्राफी से हमको क्या मिलता है। देखो फिर से वही बताई, करंट एंड वोल्टेज। अगर
करंट अप्लाई कर रही हूँ, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो एक करंट वोल्टेज कर्व मिलता है। वो कर्व का शेप जो होता है वो सिग्मॉइड होता है। सिग्मॉइड मतलब क्या होता है, इस टाइप का हमको कर्व जो है वो उसमें मिलता है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ करते हैं पोलैरोग्राफी में उसको पोलैरोग्राफ बोलते हैं। और करंट वोल्टेज जो कर्व हमको मिलता है ना वो पोलैरोग्राम मिलता है। तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ये सब पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेन रीज़न क्या है ना इसके पूछने का, क्योंकि देखो ये ग्राफ है यहाँ पे, ये अगर करंट वोल्टेज कर्व, हम क्या सोचेंगे ग्राफ है तो पोलैरोग्राफ को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो करंट वोल्टेज कर्व होगा तो वो पोलैरोग्राम होता है। इंस्ट्रूमेंट पूछेगा तो वो पोलैरोग्राफ होता है, ठीक है। अब पोलैरोग्राफी में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है, तो फिर से वही चीज़ है, सेम टू सेम वही है। इसमें भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल होता है, दूसरा जो होता है वो नॉन पोलराइजेबल होता है, और उसमें करंट को फ्लो कराते हैं। इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, नॉन पोलराइजेबल जो होता है वो एनोड। और पोलराइजेबल नॉन पोलराइजेबल क्या है ना, तो जब हम इसका कंस्ट्रक्शन अभी पढ़ेंगे, इसमें जो ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये होता क्या है, ठीक है। तो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, तो हम इसको 2 ले सकते हैं, या तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड ले सकते हैं या फिर रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, लेकिन जनरली मैक्सिमम केसेस में इसको लिया जाता है, ठीक है, जो कि है ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो है उसमें सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट यहाँ दिया सिग्मॉइड शेप करंट वोल्टेज कर्व जो है वो ऑब्टेन्ड होता है, जिससे कि अब जैसे मैंने क्या बताया था कि जैसे ही करंट को अप्लाई करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट से हम क्या करते हैं, सॉल्यूट के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट जो है वो क्या होता है, एक होता है हाफ वेव पोटेंशियल, एक होता है डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इट मीन्स जैसे ही मैं क्या करूँगी, करंट अप्लाई करती हूँ दोनों इलेक्ट्रोड में, पोटेंशियल इंक्रीज करती हूँ, तो वहाँ पे हाफ वेव पोटेंशियल जो है वो फॉर्म होता है और एक डिफ्यूजन करंट फॉर्म होता है। अब डिफ्यूजन करंट से हम क्या निकाल सकते हैं, सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। एंड पोटेंशियल, हाफ वेव पोटेंशियल से हम निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस को, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब अगर हमारे पास डिफ्यूजन करंट ऑब्टेन हो रहा है तो हम सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। हाफ वेव पोटेंशियल अगर हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है तो हम सब्सटेंस के नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि रिजल्ट में क्या आया, हाफ वेव पोटेंशियल, और एक आया डिफ्यूजन करंट, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि डिफ्यूजन करंट और हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है। अब जैसे यहाँ दिया है डिफ्यूजन करंट एंड हाफ वेव पोटेंशियल, ठीक है। जैसे फिर से वही बताई, तो जैसे इस ग्राफ से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और एक ये जो ग्राफ है ना, पूरा जो पोलैरोग्राफी है और जो हम आइकोविक इक्वेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी यही वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये वाले ग्राफ को, ये एकदम ईजी सा ग्राफ है, जिसको आप समझ जाएंगे ना तो आपको काफ़ी ऐसे ऐसे सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ये है, मैं ग्राफ क्या बताई, करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ बनता है, तो ये वोल्टेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आता है करंट। जैसे ही क्या हो रहा है ना, मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं धीरे धीरे और वोल्टेज को इंक्रीज़ करती हूँ तो करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है जहाँ मैं और वोल्टेज इंक्रीज़ करती हूँ तो करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें जो है वो दिख रही है, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ तक वोल्टेज लेकर आई हूँ, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से वोल्टेज अगर बढ़ाई हूँ तो ये करंट और ज़्यादा बढ़ने लग गया है, और वोल्टेज बढ़ाई हूँ तो वो फिर से कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होता है, ये जो कांस्टेंट होता है ना, जो हाईएस्ट इसका होता है पॉइंट, इसको लिमिटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। एंड जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस किसके डिफरेंस की बात हो रही है, तो ये लिमिटिंग करंट, और एक ये जो होता है ना, जिसको आगे पढ़ेंगे, जो कि होता है रेसिडुअल करंट होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और जो लिमिटिंग करंट का जस्ट हाफ, लिमिटिंग करंट ये है ना, इसका जस्ट हाफ जो होता है उसको बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल, ठीक है। तो ये लिमिटिंग करंट को IL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब करंट मतलब I है, L मतलब लिमिटिंग करंट। तो इसका हाफ वेव पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, क्योंकि लिमिटिंग करंट का हाफ है तो इसको लिखेंगे IL/2, ठीक है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ID से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे I को कैपिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन हर जगह इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ग्राफ में। तो एक बार इसको बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो करंट जनरेट होता है जब इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज मूव करती है
इलेक्ट्रोड सरफेस से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, तो डिफरेंस आता है कंसंट्रेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह कोई क्यों ही मूव करेगा जब वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर जैसे एक बॉल है, उसको मैं अगर ऐसे फ्लोर में रख दूँगी तो वो बॉल मूव करेगी क्या, नहीं मूव करेगी। लेकिन जैसे ही अगर थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दी, इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब डिफरेंस मिल रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस, तो वो मूव करना स्टार्ट करेगी। सेम वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है, लिमिटिंग करंट और रेसिजुअल करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है डिफ्यूजन करंट। और जो होता है पोटेंशियल, जिसमें कि करंट जो है फ्लो होता है, पोटेंशियल, ये और फिर इसके बाद है हाफ वे पोटेंशियल। हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है, करंट जिसमें फ्लो, जो कि फ्लो होता है इलेक्ट्रोड के थ्रू, उसको हाफ, वो क्या होता है, हाफ होता है लिमिटिंग करंट के। अब लिमिटिंग करंट क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि मैक्सिमम करंट होता है जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को अप्लाई करते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक था वो कौन सा था कि हाफ वे पोटेंशियल क्या होता है, जो कि लिमिटिंग करंट का हाफ होता है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, तो रेसिजुअल करंट और लिमिटिंग करंट जो होता है ना, उनके बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, डिफ्यूजन करंट की वजह से हम किसी भी कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं। हाफ वे पोटेंशियल की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसके नेचर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोलैरोग्राफी क्या बताता है कि पोलैरोग्राफी में जैसे ही हम करंट अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूजन करंट और हाफ वे पोटेंशियल जो है वो फॉर्म होता है। डिफ्यूजन करंट से हम निकाल सकते हैं उसके कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन के एनालिसिस को करना है ना, तो एनालिसिस में हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं और उसके नेचर को पता कर सकते हैं हाफ वे पोटेंशियल से। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट। ये पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं पोलैरोग्राफी ये तो यूज़ कर ली, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ग्राफ भी, ये ग्राफ जो था वो भी मिल गया मेरे को। लेकिन अब इसकी वैल्यू को मेजर करना है, तो इसको वैल्यू को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो वैल्यू जो होता है ना, वो मेजर होता है एक इक्वेशन से, जिसको बोलते हैं आइकोविक इक्वेशन, जिसका पर्टिकुलर एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगी। पूरा एज इट इज़ सेम टू सेम रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर ये स्पेसिफिकली आपसे पूछ देगा आइकोविक इक्वेशन, तो वहाँ पर कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वो चीज़ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो डायरेक्ट बस बता रही हूँ पोलैरोग्राफी थ्योरी। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसी का ही पार्ट है, क्योंकि पोलैरोग्राफी में क्या बन रहा है, जो भी कर्व बन रहा है तो उसके मेजरमेंट के लिए एक इक्वेशन होता है, उसी को आइकोविक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को अगर आपको अलग से पूरा प्रूफ करने के लिए सिर्फ एग्जाम में बोल देगा ना, तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा मैं उसमें बताऊंगी आइकोविक इक्वेशन क्या होता है। बाकी होता लगभग पूरा सेम है, बस एक दो चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज होती है। बाकी हम ग्राफ भी उसमें वही पढ़ते हैं और उसमें जो भी मैकेनिज्म होता है ना, सारी चीज़ें हम वही पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो जो पोलैरोग्राफिक मेजरमेंट है वो आइकोविक इक्वेशन से होती है। आइकोविक इक्वेशन क्या होता है, लीनियर रिलेशन होता है, जो कि पोलैरोग्राफिक में यूज़ होता है। अब ये लीनियर रिलेशन किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है डिफ्यूजन करंट के बीच में, और एक हम क्या निकाले, हाफ वे पोटेंशियल, इनके बीच में होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे ना, ये पोलैरोग्राफी में हम क्या दो चीज़ को पढ़े हैं, करंट और एक यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वोल्टेज, मतलब कि पोटेंशियल। वैसे ही आइकोविक इक्वेशन में हम दो के रिलेशन को पढ़ते हैं, एक होता है यहाँ पे डिफ्यूजन करंट और एक होता है हाफ वे पोटेंशियल। तो इन दोनों के बारे में जो पढ़ते हैं वो इसमें पढ़ते हैं आइकोविक इक्वेशन में, इन दोनों के बारे में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पोलैरोग्राफी में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों क्या है ना, एकदम मिलता जुलता है, बस यही का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन होता है इसका इक्वेशन क्या होता है, डिफ्यूजन करंट का। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं क्या बताई, यहाँ पे क्या आया है, डिफ्यूजन, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है क्या होता है, डिफ्यूजन करंट का। ठीक है, आईडी का होता है डिफ्यूजन करंट का। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता चल गई, तो अभी मैंने बताया कि जैसे ही मेरे को इसकी वैल्यू पता चलेगी, तो इट मीन्स मैं क्या करूँगी, क्या कर सकती हूँ, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकाल सकती हूँ। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए कोई इक्वेशन चाहिए ना, तो इसीलिए ये क्या होती है, डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से हम ईजिली किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सब वैल्यू दी है, एन की वैल्यू जो होती है, इट मीन्स होता है वैलेंसी ऑफ मेटल। कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को, जो कि कांस्टेंट होता है। एम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉल ऑफ मर्क्यूरी इन ग्राम पर सेकेंड। अब ये रेट ऑफ फॉल ऑफ मर्क्यूरी क्या है, तो इसके बाद ही जस्ट मैं बताऊंगी इसके इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन के बारे में, जहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। और क्या सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मिली मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। टी मतलब एवरेज टाइम है, फॉल ऑफ मर्क्यूरी
मर्क्यूरी ड्रॉप का, और IG क्या होता है डिफ्यूजन करंट, जिसको किस में लेते हैं माइक्रो एम्पियर में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे D जो होता है वो क्या करता है, वो जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए डिफ्यूजन करंट जो होता है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आइकोविक इक्वेशन जो है ना यही वाला वहाँ पे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा स्टार्ट यहीं से करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ग्राफ वगैरह जो होता है वो लगभग इसका सेम बनता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास क्या होगा ना डिफ्यूजन करंट की वैल्यू होगी तो हम इजीली कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन का वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अभी तो हम ये डिस्कस किए कि जो पोलैरोग्राफी था उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या था वो इक्वेशन आया, ठीक है। लेकिन अब उसको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि किसमें ये पोलैरोग्राफी परफॉर्म होता है। तो उसके लिए क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये क्या होता है कैथोड, इसको कैथोड जो होता है ना उसी को कंसिडर करते हैं एज अ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसको मैं दिखाती हूँ, ये जो होता है ना ये इस टाइप का एपरेटस होता है, इस एपरेटस से पोलैरोग्राफी टेक्निक को की जाती है, ठीक है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है। तो ये क्या होता है ना एक मर्क्यूरी रिजर्वियर होता है, इसमें मर्क्यूरी को रखा जाता है, ठीक है। अब ये मर्क्यूरी जो होती है ना वहाँ पे एक्ट करती है एज अ कैथोड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये मर्क्यूरी जो होती है ना इसको क्या करते हैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप यहाँ पे डाला जाता है, तो एक टाइम आता है यहाँ पे मर्क्यूरी क्या होता है पूरा इकट्ठा होने लग जाता है। तो उस टाइम पे ये मर्क्यूरी जो होती है ना जो कि मर्क्यूरी पूल का फॉर्मेशन करती है, और वहाँ पे ये मर्क्यूरी एक्ट करती है एज ए एनोड। इट मीन्स अगर वो मर्क्यूरी रिजर्वियर में है तो वो कैथोड जैसा एक्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे वो आती है पूल बनाती है वैसे ही वो क्या करती है पॉजिटिव एनोड जैसा बिहेव करती है, ठीक है। और यही जो होता है ना इसी को बोलते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे क्या आता है ना ड्रॉपिंग का टाइम जो था, तो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप हो रहा है ना मर्क्यूरी जो ड्रॉप हो रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए ना टाइम कुछ रहता है, ड्यूरेशन रहता है कि इतने से इतने सेकंड का गैप होना चाहिए उसमें, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं N2 गैस जो होता है उसको N2 गैस को इंसर्ट करते हैं, ये आउटलेट होता है। ये जो होता है ना ये जुड़ा होता है पोटेंशियोमीटर से, वोल्ट मीटर से, बैटरी से एंड गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो ये जो होता है इसका ये कंस्ट्रक्शन होता है। इसी को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या दिया, जो मैंने दिखाया ना सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वर्किंग इलेक्ट्रोड अरेंजमेंट है पोलैरोग्राफी का जो मैंने आपको अभी दिखाया, जिसमें कि मर्क्यूरी से कंटिन्यूसली क्या होता है रिजर्वियर से मर्क्यूरी कंटिन्यूसली ड्रॉप होती है एक कैपिलरी ट्यूब से, जैसे कि मैंने दिखाया था एक ट्यूब है वहाँ पे, ठीक है सॉल्यूशन में। ये मर्क्यूरी रिजर्वियर एक्ट करती है एज अ कैथोड, इसको इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और माइक्रो इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जो कि मैंने बताया कि यही यहाँ पे क्या बोल रहा है ये मर्क्यूरी है, यही मर्क्यूरी रिजर्वियर से मर्क्यूरी जो है वो ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और इसी को ही कैथोड भी बोलते हैं और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट जो होता है ना मर्क्यूरी रिजर्वियर का उसको ऐसे एडजस्ट करना होता है कि उसका एक एक ड्रॉप जो है वो 1 to 5 सेकेंड में गिरे, ठीक है। इट मीन्स क्या होना चाहिए ना जो हम इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से जो ड्रॉप गिर रहा है ना मर्क्यूरी का उसको हमको ऐसे एडजस्ट करना होता है कि एक ड्रॉप के बाद, जैसे एक ड्रॉप अगर गिरी ना तो 5 सेकेंड के बाद जो है वो नेक्स्ट ड्रॉप गिरे, ठीक है। इस तरीके से हमको उसको अरेंज करना होता है। फिर एनोड जो होता है वो कंसिस्ट होता है मर्क्यूरी पूल से, जैसे मैंने बताया कि मर्क्यूरी यहाँ पे जब मर्क्यूरी पूल का फॉर्मेशन होता है तो वो एक्ट करने लग जाता है एज अ एनोड, जिसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको मर्क्यूरी पूल क्यों इसमें बोल रहे हैं और ये पोलराइज्ड क्यों नहीं होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि कैथोड जो होता है वो पोलराइजेबल होता है, एनोड पोलराइजेबल नहीं होता। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका एरिया जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसीलिए ये पोलराइज नहीं हो पाता है, इसलिए ये नॉन पोलराइज पोलराइजेबल होता है। और ये जो होता है ऊपर में मर्क्यूरी ये पोलराइजेबल होता है। दोनों कैथोड और एनोड जो होते हैं उनको बैटरी के एप्रोप्रिएट एंड से कनेक्ट करते हैं, जैसे ये यहाँ पे ये क्या है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट एंड में कनेक्ट करेंगे, फिर वोल्टेज को अप्लाई करते हैं और एडजस्ट करते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को, तो पोटेंशियोमेट्रिक वायर इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे ना इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है ना वोल्ट मीटर जो है उसको सेट करते हैं, और जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करते हैं ना तो हमको रीडिंग मिलनी स्टार्ट होती है, और उसी रीडिंग से क्या होता है ग्राफ जो है ना, जो ग्राफ मैंने बताया था उस ग्राफ का फॉर्मेशन होता है। अब वो ग्राफ का जैसे ही फॉर्मेशन होगा तो हमको क्या मिलेगा, IG की वैल्यू मिलेगी। अब IG की वैल्यू से ID की वैल्यू, ID मतलब क्या था डिफ्यूजन करंट की वैल्यू मिलेगी। उसी वैल्यू से हम क्या करेंगे आइकोविक इक्वेशन में उसको पुट करके हम इजीली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है ना ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग जो है उसको भी एक बार एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वर्किंग दिया हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं ना, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राफ बोलते हैं। तो पोलैरोग्राफ में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका वर्किंग कैसे होता है, तो पोलैरोग्राफिक सेल कंसिडर करते हैं जिसमें कि कैडमियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को लेते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही है, वर्किंग इसका कराना है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं ना, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं और एक्सटर्नल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है उसको इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि एनालाइट सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन है ना, जिसमें क्या डाले हैं, कैडमियम क्लोराइड डाले हैं, तो इसको सपोर्ट करने के लिए KCl को ऐड करते हैं। KCl को इससे, और KCl जो भी ऐड करेंगे, ठीक है, KCl ही ज़रूरी नहीं है, हमको ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है, जो कि क्या होगा, जैसे अगर कैडमियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, ठीक है, 0.1 है, तो जो भी हम ऐड करेंगे ना सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, उसका जो कंसंट्रेशन होता है ना वो 50 से 100 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, करंट का माइग्रेशन जो है वो रुक जाता है। और फिर क्या करते हैं, प्योर नाइट्रोजन और अल्कालाइन पायरोगेलॉल सॉल्यूशन को पास कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा ना वो आउटलेट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड लेंगे, फिर इसमें एक सपोर्टिव इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस को पास कराते हैं ताकि जितने भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है। अब जैसे जैसे क्या होता है ना, मर्क्यूरी की ड्रॉप इसमें गिरती है तो ये नेगेटिव है, तो इस सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव प्रेजेंट होता है ना वो इसके तरफ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे ही अट्रैक्ट होता है, किसकी वजह से, तो डिफ्यूजिव फोर्स की वजह से और इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, डिफरेंस जनरेट होता है। डिफरेंस मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म होने लगता है इलेक्ट्रोड के सरफेस पे। तो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होगा तो हमको क्या मिलता है, एक ग्राफ जो है वो मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। जैसे ही क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या हो रहा है, चेंज हमको ऑब्जर्व हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, टोटल करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है हम उसको कंसिडर करते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डिफ्यूजिव फोर्स, और अप्लाइड वोल्टेज जैसे इंक्रीज होता है करंट को रिकॉर्ड करते हैं और ग्राफ जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करता है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसका कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, उसका वर्किंग भी देख लिया। अब उसके बाद क्या होता है ना, एक ग्राफ जो है वो फॉर्म होता है। तो ग्राफ जो था ना, मैंने बताया था, वही सेम ग्राफ जो है वो ये यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल लेंगे, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करती हूँ ना, तो करंट कुछ खास इंक्रीज़ नहीं होता, उसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही और मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो करंट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है, ठीक है। इस पॉइंट से फिर से वो कांस्टेंट होने लगता है, उसको लिमिटिंग करंट बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है, जो कि मैंने ग्राफ को पहले बताया ना, सेम टू सेम वैसे ही है। फिर से वही, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, रेसिडुअल करंट और लिमिटिंग करंट का, वो डिफ्यूजन करंट हो जाएगा। इसका जो हाफ होता है लिमिटिंग करंट का, वो हाफ वे पोटेंशियल होता है। तो इसकी वैल्यू को किससे करना है, आइकोविक इक्वेशन से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमको कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो ईजिली पता चल जाएगा, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि जब ए से बी जाते हैं तो स्मॉल करंट फ्लो होता है, उसको रेसिडुअल करंट बोलते हैं। ए से बी जाएंगे, कम करंट फ्लो हो रहा है, उसको रेसिडुअल करंट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट बी पे पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोड का, वो इक्वल हो जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ दी कैडमियम आयंस, ठीक है। कैडमियम क्यों बोल रहा है, क्योंकि कैडमियम का क्लोराइड लिए थे ना वहाँ पे सॉल्यूशन, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। फिर करंट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है बी सी से, मतलब यहाँ पे पॉइंट बी आने तक ना वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर बी से सी जाने में क्या होता है, करंट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फिर सी के बाद क्या होता है ना, इंक्रीज़ होना बंद हो जाता है जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, और एक वो स्टेडी लिमिटिंग वैल्यू में पहुँच जाता है, जो कि होता है पॉइंट डी पे, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद कोई भी इंक्रीज़ ऑब्जर्व नहीं होता है। वही क्या होता है, हायर कैथोड पोटेंशियल होता है। करंट जो होता है सी डी का जो करंट होता है ना, सी डी का जो करंट होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग करंट बोलते हैं। डिफरेंस जो होता है रेसिडुअल करंट और लिमिटिंग करंट के बीच का, उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और डिफ्यूजन करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। इट मीन्स डिफ्यूजन करंट जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, ठीक है। पोलैरोग्राफी जो हम पढ़े ना, पोलैरोग्राफिक में अभी एक टेक्निक पढ़े, उसमें तो हम इसी तरीके का ग्राफ पढ़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वोल्टेज इंक्रीज़ करने से नॉर्मल इस तरीके से हमको कर्व नहीं मिलता है, सिग्मोइडल कर्व नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है, और ज़्यादा
ज़्यादा इंक्रीमेंट वहाँ पे दिखता है ना, उसी को मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ करंट अबव लिमिटिंग वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अ मैक्सिमम इज ऑफन नोटिस्ड ऑन पोलोग्राफिक मैक्सिमा। तो ये जो इंक्रीज हमको दिखता है ना, इसी को ही बोलते हैं पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा बोलते हैं। इसके होने का दो रीज़न होता है। पहला होता है कैटालिटिक डिस्चार्ज होता है आयन का, तब ये होता है, या फिर वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है डीपोलराइजेबल आयन का इलेक्ट्रोड की तरफ। अभी तक किसका सिर्फ मूवमेंट जो था वो किसका हो रहा था, पोलराइजेबल का, लेकिन जब डीपोलराइजेबल आयन का मूवमेंट भी होने लग जाता है ना, तब वहाँ पे पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ वे पोटेंशियल निकाल रहे हैं और डिफ्यूजन करंट निकाल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इसे निकाल रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ पे कुछ चेंज आएगा तो इन दोनों में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा के कारण एरर जो है वो शो होता है, ठीक है। तो अब ये मैक्सिमा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होता है ना, तो मैक्सिमम सप्रेसर को ऐड करते हैं, जो कि क्या होता है, तो ये 3 होता है, एक होता है गैलाटिन, एक होता है डाइज, एक होता है सर्फेक्टेंट। तो इन तीनों में से किसी एक को अगर हम डाल देते हैं ना सॉल्यूशन में, तो वो पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा को होने से रोक देता है और हमको नॉर्मल कर्व मिलता है, और नॉर्मल मिलता है जिससे कि हमको ईजिली हाफ वे पोटेंशियल और डिफ्यूजन करंट पता चलेगा, और हम ईजिली कंसंट्रेशन और नेचर सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हम लास्ट डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पोलैरोग्राफी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सबसे शुरू में क्या देखा था, पोलैरोग्राफी देखा था। फिर पोलैरोग्राफी में मेन 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं, एक होता है करंट, एक होता है वोल्टेज, ठीक है। जैसे ही हम करंट को अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, तो हमको एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के एनालिसिस को करते हैं। एनालिसिस के लिए हमको 2 चीज़ें मिलती है, एक होता है डिफ्यूजन करंट मिलता है, और एक जो मिलता है हमको वो मिलता है हाफ वे पोटेंशियल मिलता है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट से हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं, हाफ वे पोटेंशियल से क्या निकालते हैं, उसका नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही आता है पोलैरोग्राफी में, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिटेल में अगर जाएंगे किसको मेजर करने के लिए, तो जब भी हमको डिफ्यूजन करंट को मेजर करना है, तो उसके लिए एक इक्वेशन आता है, उसको निकालने के लिए उसी इक्वेशन को बोलते हैं आइकोव इक्वेशन, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी, जिसमें आपको सिर्फ इसी के बारे में ही जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी। तो जो थोड़ा बहुत यहाँ पे था ना बताने के लिए, वो इक्वेशन के बारे में वो मैंने बता दिया है। स्टार्ट वहीं से होगा, वो इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट वहीं से होता है। बाकी आगे और भी जो भी उसकी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ये इसको ना सेम मत कंसिडर करिएगा, दोनों अलग अलग है। ये वाला एक पोर्शन अलग आता है, और इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं ना सिर्फ इसके लिए, वो जो आता है वो उसमें आइकोव इक्वेशन में आता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है पोलैरोग्राफी, अब हम पोलैरोग्राफी किस में कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, पोलैरोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और उस इंस्ट्रूमेंट में हम कौन से इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। तो ये जब इस इंस्ट्रूमेंट से हम पोलैरोग्राफी करते हैं ना, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। रीज़न क्या होता है, मतलब डिसएडवांटेज क्या होता है, पहली बात तो कैपिलरी बहुत स्मॉल होती है, तो वो ईजिली ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। मर्क्यूरी क्या होती है, बहुत टॉक्सिक होती है, इट मीन्स पॉइजनस होती है। और सरफेस एरिया जो होता है ना हर एक मर्क्यूरी के ड्रॉप का, वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे वहाँ पे लिखा है ना कि 1 से 5 सेकंड का गैप होना चाहिए, तो इट मीन्स गैप होना ही चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ ना, इट मीन्स रिजल्ट ख़राब आ जाता है। तो गैप जो है इधर उधर ना हो, इसके लिए फिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया, इट मीन्स क्या बोल रहा है, जो ड्रॉप होगा ना, तो उसका सेकेंड क्या होता है, बार बार चेंज होता है। इसीलिए ये कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के। अब यहाँ एडवांटेज दिया है, तो एडवांटेज क्या बोल रहा है कि इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ सैंपल जो होता है रिक्वायर्ड होता है, इट मीन्स हम कम सैंपल में भी इसको कर सकते हैं। कलर्ड सॉल्यूशन को भी एनालाइज कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है, हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि पॉइजनिंग इफेक्ट से हम बच सकते हैं, ठीक है। और सरफेस एरिया जो होता है वो हम ड्रॉप के वेट से उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। अब एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या हो गया, उसके कंसंट्रेशन के बारे में पता चलता है। फिर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसको हम पोलैरोग्राफी को यूज़ करते हैं कैटायन और एनायन के डिटर्मिनेशन के लिए। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटर्मिनेशन, इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्या बोल रहा है, एस्टिमेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट मीन्स क्या बोल रहा है इसमें कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं ना, उनके अमाउंट को पता करने के लिए भी हम
हम पोलैरोग्राफी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। फिर है फार्माक्यूटिकल एप्लीकेशन, जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड, इनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं पोलैरोग्राफी मेथड से। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो पूरा कंप्लीट पोलैरोग्राफी थ्योरी के ऊपर था। तो अगर एग्जाम में आता है ना पोलैरोग्राफी सिर्फ लिखने के लिए, तो आपको सबको लाइन से लिखना पड़ेगा। पहले बताना पड़ेगा पोलैरोग्राफी क्या होता है, फिर उसका प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो कंटिन्यूसली मैंने लाइन से सारा बताया है ना, जैसे प्रिंसिपल के बाद फिर क्या बताना है कि उसको मेजर करने के लिए कोई इक्वेशन होता है, तो वो इक्वेशन आता है आइकोविक इक्वेशन। फिर उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ग्राफ तीनों आपको बताने हैं। फिर पोलैरोग्राफिक मैक्सिमा, फिर उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, और फिर से मैं बोल रही हूँ, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा आइकोविक इक्वेशन का। तो अगर आप इसको देख करके अच्छे से समझ गए ना, तो उसको समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों एकदम मिलता जुलता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आखिर पार्ट तो इसी का है ना। पोलैरोग्राफी में जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके मेजरमेंट, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है उसका मेजरमेंट हम आइकोविक इक्वेशन से कर रहे हैं। तो वही तो बस पढ़ना है ना, आइकोविक इक्वेशन, जो कि यहाँ पे वो जो वो इक्वेशन बताई ना, सेम टू सेम वही इक्वेशन होता है। ग्राफ भी पूरा सेम होता है, बस क्या होता है थोड़ा बहुत जो होता है वो डिफरेंस होता है, बाकी पूरा जो होता है वो कंप्लीट सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो आने वाला जो लेक्चर है ना आइकोविक इक्वेशन, वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, नोट्स ना, जैसे बहुत लोगों का मेरे को ऐसे मैसेज आ रहा है मतलब पूरा सब्जेक्ट का नोट, तो मेरे पास अभी जितने भी यूट्यूब में मैंने वीडियो अपलोड किए ना, उतने ही नोट्स अभी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है ना, आप उसी को ही अगर बोलेंगे ना तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं भी प्रिपेयर करते जा रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं प्रिपेयर करूँगी वैसे वैसे मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप ऐसे बोलते हैं ना कि सारे टॉपिक को सेंड कर दीजिए, तो सारे टॉपिक के अभी अवेलेबल नहीं होंगे। जितना मैं लेक्चर अपलोड करते जा रही हूँ ना यूट्यूब में, उतने PDF जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। उनकी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको उनको सेंड कर सकती हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे मेल का। और भी सारे वीडियोज़ जो है ना हेट्रोसाइक्लिक के मैंने अपलोड किए हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री, उसको जा करके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक यू।